नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय गठबंधन की राजनीति की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके अलावा गठबंधन सरकारों के बनने के क्या कारण हैं, गठबंधन की राजनीति के क्या फायदे हैं, गठबंधन की राजनीति के क्या नुकसान हैं, इन सब चीज़ों पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लें। उसके अंदर मैंने पूरा विवरण डाला था गठबंधन की राजनीति के इतिहास के बारे में, संख्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करते हुए वीडियो प्रस्तुत था। और आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और उसकी प्लेलिस्ट में जाके और देख लेना। पॉलिटिकल साइंस के 12th क्लास के जो वीडियोस हैं उसके अंदर बनाया हुआ है, आप देखें। और ऐसे ही वीडियो आप देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। चलिए हम सबसे पहली जो चीज़ देखते हैं इसके अंदर भारतीय गठबंधन की राजनीति की विशेषताएं। इसके अंदर जो पहली विशेषता आती है, देखो गठबंधन 1967 के चुनाव से गठबंधन का ये मान के चलो बीज जो है बो दिया गया था और अभी भी गठबंधन चल रहा है। गठबंधन है ही एनडीए का गठबंधन है। ये जरूर है कि बीजेपी को 2019 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन चुनाव से पहले गठबंधन बना लिया था, तो वो गठबंधन अभी भी कायम है। तो पहली जो विशेषता देखें हम, गठबंधन में एक दल की प्रधानता रहती है। जैसे एनडीए की बात करें तो एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और यूपीए की बात करें तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। यानी इनकी जो उस पार्टी के अंदर प्रधानता है वो बरकरार रहती है। ये सारा जो खेल है ये संख्या बल के ऊपर होता है। सहयोगी जो दल हैं उनकी संख्या अगर समान बराबर के आसपास आ रही है तो उनकी बातों पे भी तवज्जो दी जाती है, लेकिन जो सहयोगी पार्टियां हैं उनकी सदस्यता संख्या जो है बहुत कम रह जाती है। इसके कारण मुख्य रूप से इन्हीं की गठबंधन के अंदर प्रधानता बनी रहती है। दूसरी जो बात है, गठबंधन में विचारधारागत समानता का अभाव होता है। यानी गठबंधन जो भी हो रहे हैं, चाहे एनडीए के अंदर जो पार्टियां हैं चाहे यूपीए के अंदर पार्टियां हैं, हम बात सरकार की ही कर लें, क्योंकि सरकार के अंदर जो वर्तमान में एनडीए गठबंधन है और उसके अंदर जो पार्टियां हैं, अगर उनकी विचारधाराओं की बात करें तो बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के बल पे आई हुई हैं। विचारधारा उनकी अलग हो सकती है। जैसे आपके अपना दल है, बिहार से आता है। इसके अलावा पासवान की जो एलजेपी है, इनकी बीजेपी से विचारधारा मेल नहीं खाती है, लेकिन फिर भी एनडीए गठबंधन के साथ ये जुड़े हुए हैं। अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो 2016 में हुआ था ऐसा। बंगाल के अंदर कांग्रेस और सीपीएम ने गठबंधन कर लिया था। विचारधारा दोनों की अलग अलग थी, लेकिन फिर भी गठबंधन हुआ। बहुत बार ऐसी गठबंधन हो जाते हैं, विचारधारा न मिलते हुए भी सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन हो जाते हैं। तीसरी जो बात आती है, गठबंधन में स्थायित्व नहीं होता है। यानी गठबंधन जो है वो सिर्फ सत्ता प्राप्त करने तक है, और अगर उनके मुद्दों पे काम नहीं होता है तो वो गठबंधन से अलग हो जाते हैं। ऐसे बहुत बार हुआ है। जैसे वाजपेयी की जो सरकार बनी थी उसके अंदर जयललिता की एआईडीएमके ने समर्थन वापस ले लिया था, गठबंधन से अलग हो गई थी। आपके जनता दल यू है, ये कई बार एनडीए के अंदर आई है, कई बार एनडीए से बाहर चली गई। तो ये जो सारी स्थितियां हैं ये सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध तक है। तो इससे क्या हो जाएगा, गठबंधन के अंदर कोई परमानेंट अगर हम कहें कि स्थायित्व की बात है वो नहीं है। चौथी जो बात आती है, गठबंधनों में स्पष्ट विचारधारागत अलगाव का अभाव है। यानी हम एग्जाम्पल से समझ लें, जैसे वीपी सिंह की जो सरकार बनी थी उसके अंदर बाहर से समर्थन बीजेपी ने भी दिया था और वामपंथी दलों ने भी दिया था। दोनों अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां हैं, लेकिन फिर भी क्या था कि कांग्रेस को सरकार से बाहर रखना है। इस वजह से वीपी सिंह को समर्थन जो है बीजेपी ने भी दे दिया था और वामपंथियों ने भी दे दिया था। ऐसा बहुत सारे स्थानों पे, बहुत सारे गठबंधनों में ऐसा होता रहा है। यानी स्पष्ट जो विचारधारा है उसका पूरी तरह से अभाव है।
पांचवी अगर विशेषता की बात करें तो गठबंधन दल और सिद्धांत के बजाय नेताओं के आधार पर है। यानी दल के सिद्धांत कोई मायने नहीं रखते हैं, जो पार्टी का मुखिया है वो क्या विचार रखता है। जैसे कि एच.डी. देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन बाद में मुखिया बदलने की शर्त को लेके कांग्रेस ने गठबंधन के अंदर खलल पैदा किया और इंदर कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा था। ऐसी स्थितियां बहुत स्थानों पे हुई हैं। बिहार के अंदर समता पार्टी के गठबंधन में शामिल जो लालू प्रसाद यादव का जो राष्ट्रीय जनता दल था, उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुलायम सिंह की समता पार्टी का समर्थन की बात करने लग गया, जो कभी एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि स्पष्ट जो सिद्धांत हैं उनके आधार पे नहीं हो रहा, सिर्फ नेताओं के आधार पर। मुखिया जो है, मुखिया चाहे वो आरजेडी का मुखिया या आपके समाजवादी का है, चाहे बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, वो क्या सोच रहे हैं, पार्टी के सिद्धांत हैं उनको दरकिनार करके गठबंधन हो रहे हैं। छठी जो विशेषता है निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीतिक गठबंधन। ये गठबंधन सिर्फ इसीलिए बनते हैं कि इस पार्टी को हमको बाहर रखना है, इसलिए गठबंधन बन जाते हैं। जैसे आपके महाराष्ट्र में अभी हुआ कि शिवसेना ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए विरोधी विचारधारा की कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। तो ये क्या हो गया, यानी विरोध के लिए विरोध, ये स्थिति हो जाती है यहाँ पर। और सातवां जो बिंदु आता है दल बदल की प्रवृत्ति, यानी गठबंधन के अंदर पूर्ण रूप से दल बदल का काम चलता रहता है। और ये स्थिति जो है इतनी ज्यादा घातक हो गई, आयाराम गयाराम जो नाम चल गया इनके देखते हुए, और इससे शासन में अस्थिरता बनी रहती है। दल का दल ही चला जाता है, उनको बड़े बड़े पद मिल जाते हैं। फिर आठवीं जो विशेषता है दबाव की राजनीति है, यानी गठबंधन के अंदर जो दल शामिल होते हैं वो प्रधानमंत्री पर दबाव डालते हैं। जैसे यूपीए के अंदर तृणमूल कांग्रेस ने रेल मंत्रालय या रेलवे प्रोजेक्टों के लिए बहुत सारे दबाव यूपीए प्रधानमंत्री के ऊपर बनाए, और इससे यानी राष्ट्रीय जो महत्व के विषय हैं वो गौण हो जाते हैं, क्षेत्रीय विषय जो है वो हावी हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां वर्तमान में भी देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले होती थी, अब तो ये स्थितियां धीरे धीरे और बढ़ती जा रही हैं। अब हम बात करते हैं गठबंधन सरकारों के बनने के कारण क्या है। पहली बात तो देखें हम, बहुदलीय व्यवस्था से स्पष्ट बहुमत का अभाव। यहाँ पर इतने सारे दल हो गए हैं वर्तमान में, इन दलों की जो संख्या है उनका कोई स्पष्ट आंकड़ा जो है नहीं है, लेकिन हर साल 15-20 नए दल उभर के आ जाते हैं। लेकिन बड़े जो दल हैं वो भी बहुत सारे हैं। जैसे अमेरिका के अंदर द्विदलीय व्यवस्था है, यहाँ पर बहुदल है। तो एक पार्टी हम कहें कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत आ जाएगा, कांग्रेस को आ जाएगा, ऐसा बहुत कम हुआ। पिछले दो चुनावों के अंदर 16वीं और 17वीं लोकसभा के अंदर जरूर स्थितियां जो हैं साफ हुई हैं, एक दल को बहुमत है। प्रारंभ के कुछ सालों तक, इंदिरा गांधी के समय तक बहुमत कांग्रेस के पास स्पष्ट था, उसके बाद में एक बार राजीव गांधी के पास बहुमत आया था, और उसके बाद में बीच के अंदर अस्थिरता का दौर रहा था। ये बहुदलीय व्यवस्था है, ये मिट नहीं रही है। हर व्यक्ति महत्वाकांक्षा इतनी रखता है कि वो सोचता है कि मैं स्वयं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं इस पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बना लूं, और मैं किसी भी दल के साथ, बड़े दल के साथ मिलके और बड़े ओहदे पे पहुंच जाऊं। ये व्यवस्था जो है ये बड़ा कारण है। फिर आता है वर्गीय हितों के आधार पर दलों का निर्माण। दल जो बने हुए हैं, चाहे वो समाजवादी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आपके कम्युनिस्ट पार्टी है, बसपा है, आम आदमी, इन पार्टियों के कुछ उद्देश्य इन्होंने तय करे हैं। स्पेशली उसके अंदर
या तो संप्रदाय विशेष या वर्ग विशेष के हित जुड़े हुए हैं, तो वो अपने हित साधने के लिए क्या करते हैं, गठबंधन में शामिल होते हैं, या हित नहीं साधते हैं तो बाहर जाते हैं। ये कारण है एक बड़ा। सत्ता प्राप्त करना अगला कारण, यानी प्रत्येक जो दल है उसका मकसद है सत्ता के अंदर पहुंचना। उसके लिए वो हर तरह का जोड़ तोड़ जो है वो करता है, दल बदल भी होता है, ये बड़ा कारण है। फिर विपक्ष जो है वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए गठबंधन करता है। अब मान लीजिए यूपीए गठबंधन के अंदर शिवसेना जुड़ गया। पहले शिवसेना किस में था, आपकी एनडीए गठबंधन में था। कारण यानी उनको उस एनडीए गठबंधन पे दबाव बनाना था, तो वो एक अलग इश्यू हो गया, लेकिन अलग विचार होते हुए भी दबाव बनाने के लिए साथ हो गया वो। फिर अब हम बात करते हैं गठबंधन की राजनीति के क्या फायदे हैं। पहला तो है शासन निरंकुश नहीं बन पाता है। ये अच्छी बात है कि इससे जो प्रधानमंत्री का जो वर्चस्व है वो सभी चारों तरफ जो है बराबर बटेगा। इसके कारण उसकी निरंकुशता पर अंकुश लग जाएगा। ये बीच के अंदर ऐसी स्थितियां होगी, लेकिन जिस दल वर्तमान में जैसे 16 और 17 लोकसभा में तो स्पष्ट बहुमत है, तो जो दूसरे दल हैं वो भी क्या है, ये सोचते हैं कि हम सरकार का हिस्सा है, इससे हमको कुछ हित होगा, वो बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि दल को बहुमत है। लेकिन बीच के अंदर बहुत सारी स्थितियां हुई थी, आपके अटल बिहारी की है, चाहे देवगौड़ा की, इंदर कुमार गुजराल की, नरसिंह राव की, ये जो सरकारें हुई हैं, इन सरकारों के अंदर गठबंधन इतने ज्यादा हावी रहे थे कि प्रधानमंत्रियों को निरंकुश होने ही नहीं दिया। फिर दूसरी जो बात आती, अधिक योग्य लोगों के योगदान का देश को लाभ मिलता है। जैसे छोटा गठबंधन आया है जिसके पास 2 या 3 सीटें हैं, उसने सरकार को समर्थन दिया है, तो उसका 1 या 2 व्यक्ति मंत्री बनेगा, बहुत योग्य व्यक्ति है, तो उसका फायदा देश को मिलता है। तो ऐसे लोग मंत्री परिषद में आएंगे, अच्छी योजनाएं तैयार करके देंगे, तो ये भी अच्छी बात है। फिर व्यापक जनमत समर्थन। देखो गठबंधन के अंदर किसी क्षेत्र से कोई क्षेत्रीय पार्टी, उसके 2 व्यक्ति आए, किसी से 5 आए, किसी से 10 आए, अलग अलग क्षेत्रों यानी बहुत सारे क्षेत्र के लोग बागों का सरकार के अंदर प्रतिनिधित्व हो जाता है। तो व्यापक जन समर्थन की बात भी सही है, ये अच्छी है। फिर चौथी बात आती सशक्त विपक्ष का निर्माण। गठबंधन के अंदर विपक्ष भी बहुत सारे दलों को इकट्ठा करता है दबाव बनाने के लिए। तो विपक्ष मजबूत होने से सत्ता पक्ष को भी योजनाएं बनाने के लिए बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेने होते हैं। फिर 5वीं जो लाभ की बात आती है वो अतिवाद से मुक्ति। यानी अतिवाद में क्या आएगा, यानी गठबंधन के अंदर कोई भी सरकार है वो अपना दृष्टिकोण थोपने वाला जो प्रयास करेगी वो नहीं हो पाएगा। अतिवाद यानी जबरदस्ती थोपना, इससे मुक्ति मिल जाती है। तो इसमें क्या होगा, जो अगर थोपेगी तो दूसरा जो गठबंधन दल है वो इनको क्या करेगा, पीछे सरकाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमने इस चीज के विरोध में चुनाव लड़ा था, इसीलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर आता है गठबंधन की राजनीति का नकारात्मक पक्ष। फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है इसके। पहली तो बात आती अस्थायी सरकारों का निर्माण। यानी गठबंधन की जो सरकारें बनी हैं वो 5 साल तो चली ही नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े समन्वय के साथ 5 साल पूरे किए, लेकिन फिर भी उसमें 4-5 महीने कम रहे थे। नरसिंह राव जी ने भी 5 साल पूरे किए हैं, लेकिन उसमें भी क्या था, उसमें थोड़े से ही बाहरी समर्थन की आवश्यकता रही थी। लेकिन सरकार जो है वो अस्थिर था। वर्तमान में जैसे हम देखें कि राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार किसी उठापटक के बीच में है, तो वो अस्थायित्व जो है वो बरकरार रहता है गठबंधनों के द्वारा। फिर सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव हो जाता है इसमें। सामूहिक उत्तरदायित्व यानी इसके अंदर बहुत सारे दल आपस में मिल जाने के कारण क्या होगा कि सभी को एक सूत्र में पिरो के काम करवाना बड़ा कठिन हो जाता है, टकराव पैदा होता है। और कारण क्या है कि वही अपने अपने कार्यशैली और नेतृत्व को कोई भी हल्का नहीं मानता है। इसके कारण क्या होता है, उत्तरदायित्व जो है वो कमजोर होता है। फिर तीसरी जो बात आती कमजोर सरकार है। यानी जब बाहर से इतने सारे दल शामिल हो जाएंगे तो इसमें सरकार जो है वो कमजोर होगी, और इससे क्या है कि जो
अपना विदेश जो मामला है वो भी कमजोर पड़ता है। फिर प्रधानमंत्री की भूमिका में सीमितता हो जाती है क्योंकि वो उसकी टांग खिंचाई करने वाले ज्यादा दल हो जाते हैं। फिर पांचवा, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ता है। लोकल जो पार्टियां हैं, जैसे मैंने कहा AIADMK ने वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी, तो ये क्षेत्रीय दल हैं, वो अपने मुद्दों के ऊपर काम करवाना चाहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि राष्ट्रीय एकता जो है उसको खतरा बढ़ता है। फिर सरकारों में स्थायित्व नहीं बन पाता है, यानी सरकार जो है वो आयाराम गैराम के ऊपर निर्भर रहती है कि उनको राजी करने के प्रयास में सरकार जो है वो स्थायित्व की ओर नहीं बढ़ पाती है। फिर सातवां, राष्ट्रीय एकता को नुकसान होता है इससे, यानी क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा हावी हो जाते हैं और राष्ट्र के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर काम कम हो पाता है। आठवीं बात आती है सुदृढ़ विदेश नीति, क्योंकि इसके अंदर जो है सभी जो दल हैं अपने क्षेत्र के हितों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे विदेश नीति के मामलों में देश कमजोर हो जाता है और सहयोगी दलों के साथ समझौता करना पड़ता है, उनसे सलाह लेके ही विदेश नीति पर काम करना पड़ता है। फिर नौवीं जो बात आती, सरकार किसी स्पष्ट नीति पर काम नहीं कर पाती है, क्योंकि हर दल की अपनी एक विचारधारा है और वो विचारधारा अगर लगाएंगे तो इतनी सारी विचारधाराओं के ऊपर काम होना और उनको लेते हुए कोई योजना तैयार करना ये कठिन हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, कोई एक दल अगर स्पष्ट बहुमत में है तो वो कोई निर्णय कठोर भी ले लेता है तो वो लागू हो जाता है बगैर किसी विरोध के। फिर 10वीं जो बात आती है वो आती है छोटे छोटे राजनीतिक दलों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, जैसे एक पार्टी आई, उसके पास दो ही व्यक्ति हैं, सरकार को स्थिर करने के लिए दो व्यक्तियों की जरूरत है तो दोनों मंत्री बन जाते हैं। एक बड़ा दल है, उसके बहुत पुराने मेंबर हैं, वो रह जाते हैं। तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं एक बड़े गठबंधन से अलग होके या बड़े दल से अलग होके एक दल बना लूं मेरा खुद का और मैं उसका मुखिया हो जाऊं, मेरी 4 या 5 सीटें आ जाएं, वो सभी मंत्री बन जाएं। इस एनडीए की आती है तो एनडीए में मिल जाए, यूपीए की आती है तो यूपीए में मिल जाए। जैसे एलजेपी के नेता रामविलास पासवान ने हमेशा ऐसा ही रखा है, वो सदैव अपने परिवार के सभी मेंबरों को मंत्री बना के ही रखते हैं और वो सारे परिवार के मेंबर जो हैं वो सारे उन सीटों को जीतते हैं और वो हमेशा हर, चाहे यूपी आए चाहे वो एनडीए आए, सभी में वो अपने आप को मंत्री बना लेते हैं। तो छोटे छोटे दलों के निर्माण को प्रोत्साहन इससे जरूर मिलता है, ये अच्छी बात नहीं है। फिर 11वीं जो बात आती, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल का अभाव होता है, क्योंकि मान लीजिए एक जो है रेल मंत्रालय किसी एलजेपी को दे दिया, मान लीजिए, अब मान लीजिए आपका खनन मंत्रालय है वो आपके जेडीयू को दे दिया, अब तकरार हो गया। सामंजस्य होना चाहिए लेकिन वहां तकरार हो जाता है क्योंकि क्षेत्र में उन्होंने विरोध में चुनाव लड़ा हुआ है। तो ये जो स्थितियां हैं ये तालमेल में परेशानी करती हैं और ये परेशानी देश के विकास के यानी शासन को सुचारू संचालन में ये जो है अच्छा नहीं होता है और ये आपसी तालमेल से ही अच्छे चल पाते हैं। तो हमने समझा कितने सारे इसके नुकसान हैं, गठबंधन के नुकसान ज्यादा हैं, फायदे कम हैं, लेकिन गठबंधन के बगैर वर्तमान में सरकारें चल नहीं पाती हैं। अब बात करते हैं बड़े गठबंधनों की। अब 3 बड़ी विचारधाराएं हैं वर्तमान में भारतीय राजनीति में। राजनीतिक दलों की मुख्य 3 धाराएं चलती हैं। पहली, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम एनडीए। इसके अंदर जो पार्टियां हैं वर्तमान में इसी दल की सरकार है और इसके मुखिया जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बड़ी पार्टी बीजेपी के लीडर हैं। इसके अलावा जो इस एनडीए में जो बड़ी पार्टियां हैं वो कौन कौन सी, ध्यान देना। एक तो जेडीयू, ये कौन से नेता की पार्टी है, ये बिहार का जो मुख्यमंत्री है नीतीश यादव। इसके अलावा एलजेपी है पासवान की पार्टी, अकाली दल बादल जो पंजाब से है, अपना दल ये बिहार से है। तो ये जो पार्टियां हैं ये बड़े जो इसके सहयोगी हैं। पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा शिवसेना होती थी, जो भी बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसने महाराष्ट्र के अंदर जो क्षेत्रीय राजनीति के अंदर है अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए एनडीए से वो बाहर हो गई। दूसरा जो बड़ा गठबंधन है वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसकी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2 बार सरकार रही है, यानी मनमोहन सिंह का 10 साल का कार्यकाल है, उसके अंदर जो गठबंधन राज कर रहा था वो कौन सा था, यूपीए था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसके अंदर सबसे बड़ी पार्टी तो आपका कांग्रेस है, उसके बाद में डीएमके है, शिवसेना है, एनसीपी,
एनसीपी ये महाराष्ट्र की पार्टी है, IUML और JKNC ये जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये सब पार्टियां संयुक्त यूनाइटेड प्रोग्रेसिव यानी यूपीए के अंदर है। ये दो बड़ी विचारधाराएं हैं। तीसरी जो विचारधारा है वामपंथी राजनीतिक दलों की, ये लेफ्ट पार्टीज, इनके अंदर है आपके माकपा, भाकपा, कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं, इनको CPM, इनमें जैसे आपके वृंदा करात है, आपके सीताराम येचुरी वगैरह, ये इस पार्टी के वर्तमान में CPM का जो है आधार है बहुत ही कम हो चुका है। कोई जमाना था जब बंगाल में बहुत लंबे समय तक वामपंथियों ने शासन किया, लेकिन बाद में अब वामपंथियों का वहां से जो है करीबन जो है इनका जनाधार खत्म हो चुका। केरल में वामपंथी दलों की जरूर सरकार है, लेकिन इनका जो है पूरे देश के अंदर जिस तरीके से पहले आधार बढ़ा था वैसे ही गिर चुका है। ये एक बड़ी विचारधारा है। चौथी जो विचारधारा है वो ऐसी विचारधारा है, यानी इन तीनों से अलग है। ये स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं। इनमें एक तो TMC आपके तृणमूल कांग्रेस, जिसका आपके ममता बनर्जी जो बंगाल में मुख्यमंत्री है, ये न तो यूपीए का हिस्सा है वर्तमान में, न NDA का है। उसके अलावा BJD जो बीजू जनता दल है, बीजू पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, ये भी वर्तमान में न तो NDA के साथ जुड़ी हुई है न यूपीए के साथ है। और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में शासन कर रही है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, ये भी दोनों से NDA और यूपीए से अलग है। ये जो है स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, दोनों बड़े गठबंधनों में शामिल नहीं है। अब आने वाले परिस्थितियों में कौन से मोर्चे खड़े होंगे, लेकिन वर्तमान तक की जो बातें हैं वो मैंने समझा दी। तो ये गठबंधन के ऊपर एक संक्षिप्त वीडियो था। इस वीडियो के माध्यम से हमने सारी चर्चाएं कर ली। आशा है आपने पूरा वीडियो जो है देखने के पश्चात कुछ मन में अगर शंकाएं पाली हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अच्छा या बुरा जो भी आपका विचार है वो जरूर साझा करें। हम जरूर उसके ऊपर उचित टिप्पणी देंगे। वीडियो पसंद आया था सभी को शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।